हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडीफाई सक्सेस। और आज हम लेकर आ चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लास्ट पार्ट में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 2019 से 2023 में तहलका मचाने वाला एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है वायरस। तो कोरोना, ये नाम तो सुना ही होगा, ये भी डायलॉग देने का मन कर रहा था तो दे दिया। तो कोरोना क्या है? वो क्या लिविंग है? वो क्या नॉन लिविंग है? या फिर दोनों ही है? हम तो इस सोच में पड़ गए थे कि कैसे उसका वैक्सीन बनाए, क्योंकि एक टाइम पे वो एक स्ट्रेन दे रहा था और दूसरी टाइम पे वो उसका आइडेंटिटी पूरी तरह बदल रहा था, जिससे वो पहचान में ही नहीं पड़ रहा था। वो एक बार SARS-CoV-1 हो रहा था, दूसरी बार SARS-CoV-2 हो रहा था। ऐसे बहुत सारे स्ट्रेन्स में वो चेंज हो रहा था। तो कैसे होता है ये? तो उसको जानने से पहले हमको उसके थोड़े बेसिक्स जानने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इससे कि क्या है मेनली वायरस। तो वायरस, इसके हम थोड़े फीचर्स पढ़ लेते हैं। तो दिस इज नॉन सेल्यूलर। नॉन सेल्यूलर ये कैसे होता है? क्योंकि कोरोना वायरस तो डिवाइड कर सकता है, वो तो बहुत सारे वायरस खुद से बना सकता है, डॉटर वायरसेस क्लोनिंग कर सकता है। तो ये नॉन सेलुलर चीज़ कैसे डिवाइड कर सकते हैं? क्योंकि लिविंग वर्ल्ड के फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़े थे कि हर ग्रोथ तो बायोलॉजिकल ग्रोथ नहीं होता, राइट? पर ये बायोलॉजिकल ग्रोथ कैसे हुआ? देखा जाए तो किसी भी मॉडर्न क्लासिफिकेशन में भी ये वायरस को हम क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर कुछ बायोलॉजिकल फीचर्स है ही नहीं। एक सेल होने के लिए एक सेल होने के लिए जैसे बैक्टीरिया, द मोस्ट बेसिक सेल, वो भी होने के लिए कुछ नियम है, जैसे कि साइटोप्लाज्म होना। इसमें तो साइटोप्लाज्म ही नहीं है, राइट? इसमें न्यूक्लियस नहीं है, जो दिमाग होता है वो नहीं है, पर ये चलता है। कैसे? हम जानेंगे। इसमें एटीपी फॉर्मेशन भी नहीं होता है, ये खुद से चल फिर भी नहीं सकता। तो क्या करता है? बाद में आते हैं। ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि अगर इसको कोई होस्ट बॉडी नहीं मिला तो ये तो मरा ही रहेगा, यानी कि वो नॉन लिविंग ही रहेगा। पर अगर ये कोई भी होस्ट बॉडी, यानी कि कोई भी बैक्टीरियल सेल हो या फिर ह्यूमन सेल हो या फिर और भी उससे भी बड़ा कुछ सेल्स आ जाए, उसके अंदर वो वहाँ पर कॉलोनिफिकेशन कर सके, तो उसको कॉलोनिफिकेशन के करने के लिए क्या चाहिए? वो है कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कैरेक्टरिस्टिक्स तभी आता है जब वो होस्ट के बॉडी में एंटर करता है। तो इसीलिए विदाउट होस्ट बॉडी इट कैन नॉट सर्वाइव, इसीलिए उसको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। ऑब्लिगेशन मतलब होना ही चाहिए, वो होस्ट बॉडी के बिना नहीं बचेगा। और इसका जो जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट जो है, वो है डीएनए और आरएनए। वो भी हम पढ़ेंगे कि चारों तरह के डीएनए और आरएनए, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड हो या फिर डबल स्टैंडर्ड हो, वो सभी डीएनए और आरएनए इसमें मौजूद रहते हैं। तो मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सा लिया है जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो है हमारे प्यारे चहीते कोरोना वायरस को ले लिया है हमने। और हम देखेंगे कि कोरोना वायरस के अंदर है तो है क्या, वो लिविंग नहीं है तो क्या है, और अगर वो लिविंग स्टेट में आ जाए तो कैसा दिखता है। तो लिविंग स्टेट में ये दरअसल ऐसे नहीं दिखता, जो हमें यहाँ पर देख पा रहे हैं मेनली, वो लिविंग स्टेट में हम नहीं देख पाते। ये थोड़े वो क्लोथ्स पहन चुके हैं ये, राइट? तो मेनली ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यानी कि दोनों स्ट्रैंड यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये जस्ट वन स्ट्रैंडेड है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पर नॉन कॉइल्ड फॉर्म में है, यहाँ पर मौजूद है। तो ये इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आरएनए और डीएनए का रहने का जगह नहीं है, ये पाइल्ड फॉर्म में न्यूक्लियोलस में नहीं है। यहाँ पर न्यूक्लियोलस नहीं है, यानी कि न्यूक्लियस भी नहीं है। ये कुछ साइटोप्लाज्म में नहीं तैर रहा, ये यहाँ पर खुला पड़ा हुआ है। इसमें कुछ कुछ भी साइटोप्लाज्म के नाम के कुछ भी नहीं है, प्लाज्मा बॉडी नहीं है।
और यहाँ पर एक एनवेलप है, यानी कि उसका कोट, ये भी उसका खुद का नहीं है। ये अगर कोई सेल में जाता है तो उसके उसके सेल स्ट्रक्चर में से ये खोल लेता है और फॉर्म कर लेता है एनवेलप, यानी कि वो दूसरे के क्लोथ्स के टुकड़े लेकर खुद के लिए एक नया ड्रेस क्रिएट करता है और पहन लेता है, जिससे उस बॉडी के जो गार्ड सेल्स है उसको पहचान ना पाए। यानी कि अगर एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया तो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो ह्यूमन बॉडी में क्या हो जाता है उसको हमारा बॉडी के WBCs क्यों नहीं निकाल पाते खोज के। तो ये कोरोना वायरस जब बेसिक फॉर्म में होता है तो ये एंटर करता है, इतना छोटा होता है कि वो साइलेंट रह जाता है, वो कुछ भी कारनामा नहीं करता, जिससे WBCs को कुछ शक नहीं होता कि कुछ एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर किया है। तो जब ये एंटर करता है और उसका काम शुरू करता है, धीरे धीरे से यहाँ पर जो बॉडी के सेल्स है उसको मारने लगता है। तो उस बॉडी के सेल्स से अगर ये एक अलग सेल हुआ, चलिए एक और कलर लेते हैं कि अलग सेल हुआ जिसके ऊपर एक एनवेलप था, तो ठीक इस सेल को मारकर, मेनली इस सेल को किल करके, वो ये एनवेलप अपने ऊपर लगा लेगा। जैसे कि ये उसको मार दिया, मतलब उसको इरेज कर दिया। बहुत सारा इरेज हो गया यार, ऐसे नहीं इरेज किया, मेनली छोटा सा टुकड़ा एक लिया और उसके ऊपर लगा लिया। ऐसे क्या फॉर्मेशन हो गया, उसके ऊपर एक कोट फॉर्मेशन हो गया। और जब यहाँ पर एक WBC यहाँ पर आएगा इंस्पेक्शन करने, तो वो इसी सेल को पहचानता है, तो इसका जो केमिकल मैसेज है उसको पहुंचेगा, तो वो खुद का ही बॉडी का एक सेल समझेगा। तो ऐसे क्या होगा ऐसे ये वायरस बच के यहाँ से निकल जाएगा। तो ऐसे हमारे बॉडी इस वायरस को बहुत देर तक खोज नहीं पाते। तो यहाँ पर ये एनवेलप ये काम करता है। और यहाँ पर जो स्पाइक प्रोटीन है, ये स्पाइक प्रोटीन मेनली चाबी है, ताले की चाबी है। हमारे जो एंजाइम्स है वो मेनली ऐसे ताले की तरह होते हैं। यहाँ पर ये स्पाइक प्रोटीन्स यहाँ पर घुस जाता है एक चाबी की तरह, क्योंकि ये स्पाइक प्रोटीन्स मॉडिफाई हो सकते हैं। ये इस ताले का जो शेप है उसी शेप में ये ढल जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा, और ऐसे लॉक एंड की मॉडल से यहाँ पर ये एंजाइम को एक्सेस कर सकता है और हाईजैक कर लेता है ये सिस्टम। तो ऐसे चलता है। और यहाँ पर जो ई प्रोटीन्स और एम प्रोटीन्स है, ये मेनली पिन्स हैं, यानी कि जो ये क्लोथ बनाया है इसके जो बटन्स हैं ये हैं ई प्रोटीन और एम प्रोटीन, यानी कि वो उसको टाई करने में मदद करता है। तो ऐसे हम जान लिए हैं अबाउट कोरोना वायरस। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये नहीं आएगा, जस्ट फॉर फन हम ये कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट। तो यहाँ पर जान लिए हैं वायरस नॉन सेलुलर है, नो साइटोप्लाज्म इज देयर फॉर देम, देयर इज नो ATP फॉर्मेशन ड्यू टू नो मशीनरी। जो मशीनरीज होते हैं, यानी कि F0 F1 जो मेकानिज़म होता है, यानी कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट्स होते हैं, प्रोटॉन जब एक हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी में, यानी कि अंदर से बाहर जब जाना चाहता है, तो इस मोटर जैसे स्ट्रक्चर को घुमाता है और उससे ATP फॉर्मेशन होता है। तो ये मेकानिज़म वायरस में नहीं होता है, और इसी वजह से मेनली ये ATP फॉर्मेशन नहीं कर पाता, राइट। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट भी है, और ये इसमें DNA और RNA कुछ भी हो सकता है। नाउ कुछ एग्जांपल्स में आते हैं। तो एग्जांपल में मेनली SS RNA, DS DNA, DS RNA, SS DNA सभी होता है। तो अगर आप SS RNA कौन से वायरस में है ये याद रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ ट्रिक्स लेके आया हूँ मैं। तो यहाँ पर ऐसे याद रखते हैं, HIV एज H, इन्फ्लुएंजा एज I, TMV एज V, मीजल्स मम्स रूबेला, इसको तो हम बहुत छोटे से ही पहचानते हैं, क्योंकि इसके जो वैक्सीनेशंस हमको लगाए जाते हैं 2 डोज में, MMR वैक्सीन्स होते हैं। रेबिस जो डॉग्स
अगर आपको बाइट कर दे तो उसके लिए होता है, एंटी रेबीज सीरम होता है। राइनो वायरस हमारा जो कफ और कोल्ड होता है, ये कोल्ड के लिए जाने जाते हैं मेनली। नीपा वायरस, ये भी एक एपिडेमिक हो सकता है फ्यूचर में। और हमारा सबसे चहीता कोरोना, ये भी SSRNA है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। DsRNA में बहुत सारा कुछ नहीं पाया गया अभी तक, बहुत प्रोमिनेंट कुछ। SSDNA मेनली 5X174 एक नाम है, याद रखो तो अच्छा है, नहीं रखो तो और भी अच्छा। और DsDNA ये मेनली हेपाटाइटिस, हर्पिस एक STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। चिकन पॉक्स जो मेनली बसंत में होता है, आपको सभी को पता होगा। और लैम्डा फज जो बैक्टीरिया को खाते हैं, बैक्टीरियोफाजेस होते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप ऐसे याद रखते हैं HHCl, यानी कि हाइड्रोजन प्लस HCl, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो ज़्यादातर जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो मेनली सिंगल स्टैंडर्ड RNAs होते हैं, और जो बैक्टीरियोफाजेस होते हैं, बैक्टीरियल किलर्स होते हैं, वो मेनली डबल स्टैंडर्ड DNA होते हैं। और एनिमल्स को जो इफेक्ट करते हैं वो मेनली सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, और डबल स्टैंडर्ड DNA और RNA दोनों होता है, पर डबल स्टैंडर्ड RNA नहीं होता, राइट। तो ये जान लो। अब आते हैं कैसे वायरस का जो नाम है, जो रुतबा है, वो ईजाद हुआ, कैसे हम जान पाए कि क्या है वायरस। तो पहले ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है कि नेमिंग ऑफ वायरस वाज डन बाय लुई पास्चर, याद रख लो। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट्स में, तो कैसा गया ये एक्सपेरिमेंट। तो मित्री इवानोस्की एक नाम का एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही जाना माना साइंटिस्ट। ये साल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1892। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया। क्या किया हम देखते हैं। उन्होंने मेनली एक प्लांट लिया, जहाँ पर मेनली वो रिसर्च वर्क चला रहे थे, और उस रिसर्च वर्क के दौरान उन्होंने देखा कि टोबैको के पत्ते में कुछ मोजाइक, हमारे जो टाइल्स होते हैं, टाइल्स के मोजाइक पैटर्न्स होते हैं ना, मोजाइक जैसे पैटर्न्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो उन्होंने उसके पैथोलॉजी, यानी कि उसका जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए ये हो रहा है, तो उसको जांच पड़ताल करने के लिए उन्होंने ये लिया था। और जो प्रोसेसेस थे, यानी कि एक चेम्बरलैंड फिल्टर नाम का कुछ चीज़ होता है, ऐसे फिल्टर होता है, वो मेनली पेसल मोटर में, इसको हम पेसल मोटर में कूट लेते थे। और जैसे कि मिक्सर नहीं होता था, मिक्सर ग्राइंडर, तो पेसल मोटर में कूट लिया, तो उससे जो पेस्ट बना वो यहाँ पर एंटर कराते थे और यहाँ से निकालते थे। और फिर जो लिक्विड निकला उनको जो हेल्दी प्लांट्स थे उन पे छिड़कते थे। तो ऐसे क्या पता चलता था कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि इस चेम्बरलैंड फिल्टर में कुछ सीप जैसा या स्टेनर जैसा, छलनी के जैसा कुछ होता था। अगर ये छलनी मान लो एक, तो यहाँ से बड़ा बड़ा जो बैक्टीरिया यहाँ से निकल नहीं पाता था। पर यहाँ पर जब ये मोज़ाइक वायरस का, पहले नहीं पता था मोज़ाइक वायरस, तो इसका जो पेस्ट उन्होंने यहाँ से डाला, तो वहाँ से जो लिक्विड निकला वो जब यहाँ पर छिड़के, तो वहाँ से पता चला कि ये जो पत्ते में यहाँ पर भी मोज़ाइक वायरस के इन्फेक्शंस आ चुके हैं, मोज़ाइक पैटर्न्स आ चुके हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जो छोटा, सबसे छोटा भी बैक्टीरिया था, उससे भी छोटा एक ऑर्गेनिज्म यहाँ से निकल गया। तो कुछ तो बात है, ये कुछ तो टॉक्सिक मटेरियल है या फिर कोई नया ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसे ये पहले उनको पता चला कि क्या है
ये ऐसे मिल गए उनको वायरस का कुछ संकेत, तो उनको कुछ लगा था कि कुछ नया है। और मेनली वो पहले क्या किए थे इवानोस्की ने कि इन्फेक्टेड प्लांट्स से वो हेल्दी प्लांट्स को इंजेक्ट कर रहे थे उसका जो सैप है, तो इससे उनको पता लगा कि कुछ इन्फेक्टिव है। और फिर उन्होंने ये स्टेप लिया कि चेम्बरलैंड फिल्टर में दे के देखते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर और कुछ ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन है। वहाँ से उनको कुछ सस्पिशियस लगा, इसलिए उन्होंने ये किया। तो उसके बाद और एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। क्या किया, पहले हम दो दो हेल्दी प्लांट्स ले लेते हैं, ये इन्फेक्टेड प्लांट्स को हम हेल्दी प्लांट बना लेते हैं पहले। तो उन्होंने पहले दोनों हेल्दी प्लांट्स को लिए और उनको एक सर्टेन डिस्टेंस में रखा। देन एक प्लांट को उन्होंने फिर से इन्फेक्ट किया जैसे करना था, और ये ऑब्जर्व किया कि वो क्या सॉयल से जाकर या फिर जो एयरबोर्न डिजीजेस जो होते हैं उसकी तरह कुछ इन्फेक्शन कर रहा है कि नहीं। पर आफ्टर लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि ये इन्फेक्टेड हुआ और इसका जो ग्रोथ था वो तो स्टंट हो ही गया। ये मोटल, सारे लिप्स मोटल्ड हो गए, यानी कि मुड़ गए, सिकुड़ गए, मोजाइक हो गए। तो इसका बहुत बुरा हाल हो गया। पर ये तो बहुत ही चंगा था, इसमें तो कुछ होना ही नहीं था, कुछ हुआ भी नहीं था। तो इससे हम जानते हैं, इससे क्या कंक्लूजन आज निकला है कि उसके होस्ट बॉडी में ही वो रहेगा, ऐसे इन्फेक्शन नहीं होगा, वो चल के यहाँ से यहाँ पर नहीं जाएगा। तो ये हम आज जानते हैं, पर वो नहीं जानते। वो ये एक्सपेरिमेंट से ये साबित कर गए कि ये नहीं होता। उसके लिए एक होस्ट चाहिए, स्पेसिफिक होस्ट चाहिए। नाउ कमिंग टू अनदर जीनियस हु इज M.W. बेजरिंग। तो 1898 में दिमित्री के बाद, यानी कि दिमित्री इवानोस के बाद उन्होंने उनका एक खुद का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया, जहाँ से इवानोस्की ने छोड़ा कि इन्फेक्शंस कैरेक्टरिस्टिक्स, उनसे उन्होंने इंस्पायर होकर कुछ बनाया। क्या किया उन्होंने, चलिए देखते हैं। तो मेनली उन्होंने क्या, 4 बीकर्स लिए, वहाँ पर आगार में पहले उन्होंने आगार में कुछ खाना देकर ये जो फ्लूइड है वो फ्लूइड से ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने की कोशिश किए, पर नाकाम हुए। एज इट इज़ नॉट अ नॉन लिविंग, इट इज़ नॉट अ लिविंग बीइंग। सो ये खुद से नहीं कर सकता, होस्ट बॉडी चाहिए, खुद से खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकता और खाना ले भी नहीं सकता। इसका कोई भी एंजाइमेटिक कार्यकलाप नहीं है, इसका कोई भी एंजाइमेटिक फंक्शनैलिटी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, ऑर्गेनल्स भी नहीं है। तो इससे क्या हो गया, तो यहाँ पर ये खाना नहीं खाया और कॉलोनिफिकेशन नहीं किया। तो उन्होंने एक ठान लिया, क्या किया, इन्फेक्शन पैटर्न में आ गए। तो पहले उन्होंने 100% मान लो, यहाँ पर 100% और 100 ml का एक सोल्यूशन लिया जिसमें 100% इन्फेक्शंस था, यानी कि पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड था 100। तो 100 से ये डाइल्यूट किया 1/10, उससे डाइल्यूट किया 100, उससे भी डाइल्यूट किया 1000। तो हम इसको नाम देते हैं A, B, C और D, और इन सभी को इन पे इंजेक्ट कर दिया इंडिविजुअल प्लांट्स में, अलग अलग प्लांट में। ये भी A प्लांट, B प्लांट, C प्लांट और D प्लांट मान लेते हैं। तो यहाँ पर इन्फेक्शन के बाद क्या हुआ, तो जब पहला दिन था, फर्स्ट डे, यहाँ पर फर्स्ट डे में क्या हुआ, इस A में इन्फेक्शन आया, पर B, C, D में इन्फेक्शन नहीं आया। फिर चौथा दिन आया, A और B में इन्फेक्शन आ गया, पर इनमें नहीं आया, C और D में। तो ऐसे करते हुए 6th डे में पकड़ लो ABC इन्फेक्ट हो गया, और लास्ट 8th डे में ABCD चारों में हो गया इन्फेक्शन।
पर ये इससे क्या पता चलता है? मेनली डाइल्यूशन के वजह से उनका जो टीम था, वो टीम के जो मेंबर्स थे वो कम हो गए। तो यहाँ पर डी में बहुत कम इन्फेक्शन हुआ और ए में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया। पर उन्होंने जो नोटिस किया वो था आफ्टर 100 डेज, सपोज 100 डेज ही नहीं किया था मेनली, तो जो 100वां दिन था, जो 100th डे था, उनमें क्या देखा, ए बी सी और डी में जो इन्फेक्शन की इंटेंसिटी थे, यानी कि जो इन्फेक्शन का मात्रा था वो सभी में सेम था। अगर मात्रा और इंटेंसिटी को हम 100% कहें तो पहले दिन में ए का 100% हुआ था, पर 100 डे में ए बी सी डी सब में 100% ही इंटेंसिटी में ये इन्फेक्शन हुआ था। पर बैक्टीरिया खुद से ये नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं बनता, वो ऐसे डिवाइड नहीं करेगा। जब भी अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता तो ये इंटेंसिटी में डिफरेंस होता ही, ए पहले ही आता, बी उसके बाद आता, सी उसके बाद आता और डी उसके बाद आता, इंटेंसिटी घटता ही रहता। यानी कि पहले से अगर ये 100 रहता, ये 90 रहता, ये 80 रहता, 70 रहता, आफ्टर 100th डे भी ये ही इंटेंसिटी रह जाता फॉर बैक्टीरिया। पर यहाँ पर केस क्या हुआ था, इसमें भी 100 100 100। तो इससे कुछ डाउटफुल आया और कुछ नया आया कि कैसे हो रहा है ये। और उन्होंने एक और काम किया था। क्या किया था, एक सिंगल बीकर लेते हैं, उसमें हमको पता लगाना है मेनली। तो उन्होंने क्या किया था, एक बीकर में उन्होंने फिर से आगार लिया था, पर उन्होंने इस बार लिक्विड आगार लिया था और उन्होंने क्या किया था, उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया, उसको घुमा दिया। इससे क्या हुआ कि ड्यू टू देयर डेंसिटीज और द फ्लूइड एंड द सॉल्युबल पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज, जो हल्के ऑब्जेक्ट थे वहाँ वो ऊपर आ गए और जो भारी ऑब्जेक्ट थे वो नीचे आ गए। तो इससे क्या देखा, जो सुपरनेटेंट क्रिएट हुआ, जो लिक्विड फॉर्मेशन ऊपर में हुआ, उसमें कोई पार्टिकल नहीं था, तो ये नॉन इन्फेक्शस था। और जो नीचे वाला पार्ट था इसमें इन्फेक्शंस रहे थे। तो इससे जो लिक्विड मिला, उनको जब इन्फेक्ट किया, उनसे जो इन्फेक्ट किया था एक हेल्दी प्लांट में, तो उससे मोज़ाइक वायरस का जो इफेक्ट दिखा था। तो इस लिक्विड का उन्होंने नाम दिया था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी कि कॉन्टेजियस फ्लूइड जो इन्फेक्शस हो। तो उससे ही इस हाइपोथेसिस का नाम पड़ा कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। उनके बाद मेनली डीएनए को क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में लाए, जो उनका नाम था एमडब्ल्यू स्टैनली। और साल याद रखना यहाँ पे 1935। तो ये तीनों साल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उन्होंने क्या किया था, क्रिस्टलाइजेशन किया था। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये समझ लो कि जो प्रोटीन है, उन प्रोटीन को एक क्या कहते हैं, रॉड की तरह स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देना, जिससे माइक्रोस्कोप में उनको देखने का इजी पड़े, यानी कि उनको इमोबिलाइज कर दे, वो इधर उधर ना जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कर बोलते हैं। तो इस क्रिस्टलाइजेशन के लिए वो जो मेनली लिविंग हो, जिसके पास कुछ सेल्यूलर प्रॉपर्टीज है, कुछ जस्ट लीस्ट प्रॉपर्टी है, तो हाँ मेनली अगर
कोई भी ऑर्गेनिज्म के पास प्रोटीन होगा तो उसके डीनेचुरेशन और भी बहुत सारे प्रोसेस है, उसके वजह से ही मेनली क्रिस्टलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर उन्होंने प्रोटीन पाया, इसीलिए वहाँ पर ये डीनेचुरेशन हुआ और क्रिस्टलाइजेशन हुआ। तो ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म स्टैनली ने डिस्कवर किया। ये था स्टैनली का मेन जो ड्राफ्ट, और ये मॉडर्न इलेक्ट्रोस्कोप में लिया गया तस्वीर। तो वहाँ से जो कंक्लूजन निकला ये था, ये है मेनली टोबैको मोजाइक वायरस और टीएमवी। उससे जो निकला ये है कैप्सिड, यानी कि एक प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर जो उसको रॉड शेप दे रहा था, और उसके अंदर जो मिला वो था बहुत ही शॉकिंग एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि टोबैको मोजाइक वायरस contains which kind of genetic constituent? That would be the answer ssRNA or single stranded RNA, not any RNA, not dsRNA, not any other DNA. So the answer would be ssRNA. तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देकर, ये मेनली डायग्राम देकर बोल सकते हैं कौन सा आरएनए है, कौन सा कैप्सिड है। कैप्सिड एक मान लो एक प्रोटीन कोट है, प्रोटीन स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमने पहले कहा था कोरोना के केस में कि जो क्लोथ है, ड्रेस है, तो ये एक ड्रेस है, कैप्सिड एक ड्रेस है। नाउ एनसीईआरटी में एक और भी पिक्चर दे रखा है जो है बैक्टीरियोफाज की। सो दिस इज बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज का एक सिरिंज जैसा और एक मकड़ी के जैसा भी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ये मकड़ी का हेड है तो इसको भी हम हेड ही कहेंगे। तो ये एक क्रिस्टलाइज्ड एक बॉक्स है जिसके अंदर इसका जेनेटिक्स होता है, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। यहाँ पर क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जैसे कि हम में होता है, और मेनली उसका कॉलर होता है, कॉलर रीजन होता है। ये सीध है और ये टेल फाइबर्स है। ये टेल फाइबर्स मेनली बैठने का जगह हुआ। अगर ये सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है और यहाँ पर ये जो बैक्टीरियोफाज है ये उड़कर नॉट उड़कर बट ये फ्लोट करता हुआ यहाँ पर आएगा। बैक्टीरिया थोड़ा बड़ा बना लेते हैं तो यहाँ पर वॉल में बैठेगा। तो कैसे बैठेगा, ये बैठने का तरीका ही मेनली जो सपोर्ट करने के लिए जो होता है वो है ये टेल फाइबर्स। तो ऐसे वो बैठेगा और उसके बाद क्या करेगा, ये जो डीएनए है वो मेनली एक इंजेक्शन सिरिंज की तरह, ये डीएनए अगर ये इस पार्ट में डीएनए होगा, इस छोटे से पार्ट में डीएनए होगा, तो ये सिरिंज की तरह इस डीएनए को उसके सीध के नीचे से, यानी कि इस पार्ट से ये पार्ट को यहाँ पर लगाएगा उस बैक्टीरिया के सेल वॉल में, और यहाँ से इस डीएनए को मेनली इंजेक्ट कर देगा। अगर हम देख सके तो इंजेक्ट कर देगा। तो कैसे इंजेक्ट करेगा, मेनली ऐसे इंजेक्ट कर देगा। तो यहाँ से ये डीएनए बैक्टीरिया पे जाएगा और बैक्टीरियल जो जेनेटिक मटेरियल होगा, आरएनए हो या डीएनए हो, उसके साथ ये मिल जाएगा और एक नया ही कुछ जेनेटिक मटेरियल क्रिएट कर देगा और हाईजैक कर लेगा उस सेल को, और फिर यहाँ पर उसका जो पार्ट्स क्रिएट करेगा वो, यानी कि ये अलग से हेड बना लेगा, अलग से सीध बनाएगा, अलग से कॉलर बनाएगा, अलग से टेल फाइबर बनाएगा, और फिर से उनको असेंबल करेगा और छोटे छोटे मेनली छोटे छोटे जो डीएनए वो डीएनए वायरसेस क्रिएट कर लेगा, यानी कि बैक्टीरियोफेजेस क्रिएट कर लेगा। वो फिर इस बैक्टीरिया को तोड़कर यहाँ से निकल जाएगा और ये बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा। तो ये होता है प्रोसेस।
तो ऐसे बैक्टीरियोफाज भी क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू वायरॉइड एंड प्रायन, सो दीज आर लास्ट टॉपिक्स। तो मेनली आप ऐसे समझ सकते हैं कि वायरस इन दोनों का फादर है। अगर वायरस माइनस प्रोटीन, दैट वुड बी वायरॉइड, और अगर वायरस माइनस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि माइनस डीएनए और आरएनए, दैट वुड बी प्रायन। यानी कि अगर प्रोटीन को वायरस से हटा दे तो क्या पड़ा रह जाता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट डीएनए और आरएनए, तो हम उसको वायरॉइड कहेंगे। और अगर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि डीएनए और आरएनए वायरस से अलग कर दे तो क्या पड़ा रहेगा, वो रहेगा प्रोटीन, तो वो प्रोटीन ही है ये प्रायन। तो वायरॉइड क्या हुआ, मेनली इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डीनर एट 1971। और कहाँ पर ये मेनली डिस्कवर हुआ था, मेनली पोटैटो में। पोटैटो का जो ट्यूबर होता है जो हम खाते हैं, तो वो मेनली स्पिंडल शेप का हो जा रहा था ऐसे। तो ये किस लिए हुआ था, ड्यू टू दिस वायरॉइड। तो वायरॉइड मेनली एक जेनेटिक मैटर होता है, आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये मेनली प्लांट को ही हार्म करते हैं, ठीक है। तो वायरॉइड इज मेनली प्लांट डैमेजिंग ऑर्गेनिज्म, नॉट ऑर्गेनिज्म बट अ जस्ट अ जेनेटिक मटेरियल। और मेनली ऐसे याद रखते हैं कि वायरस ग्रेटर देन वायरॉइड, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट में वायरॉइड वायरस से थोड़ा छोटा होता है या फिर कम होता है। और प्रायन के केस में क्या होता है, प्रायन इज मेनली अ कॉम्प्लेक्स फोल्डेड प्रोटीन। प्रोटीन का मेनली स्ट्रक्चर थोड़ा प्लेटेड होता है, प्लेटेड मेनली। तो ये प्लेटेड स्ट्रक्चर या फिर बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जो टर्शियरी प्रोटीन्स होते हैं, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर कुछ अजीब तरीका का देखने में हो जाता है, यानी फिर कुछ टेढ़ा मेढ़ा, स्ट्रैंडेड, या फिर कुछ अलग ही शेप का हो जाता है। तो ये कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाते हैं। तो ये प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर जब बोवाइन यानी कि जो काउज हैं या फिर जो बफलोस है, इनके दिमाग में चले जाते हैं, तो ये इन्फेक्शंस के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जो मेनली पता चला एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो ये जब ब्रेन में चले जाते हैं तो ये बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी हो जाता है। तो सेफेलो का मतलब ही होता है ब्रेन। तो ब्रेन के स्टेम में या फिर ब्रेन के जो सेल्स हैं, तो उनमें स्पॉन्ज की तरह कुछ स्पॉट्स दिखाई पड़ने लगते हैं। इट इज़ ड्यू टू प्रायंस। प्रायंस वहाँ पर जाकर कुछ गड़बड़ कर देता है, वहाँ पर कुछ कोर्स टेक्सचर फॉर्म हो जाते हैं। मेनली अगर हम ब्रेन के सेल्स के स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर कुछ सिंपल स्ट्रक्चर होता है। अगर इस सिंपल स्ट्रक्चर में कुछ कोर स्ट्रक्चर या फिर स्पॉन्जी स्ट्रक्चर, ऐसे लेशंस दिखाए जाने पड़े, तो हमको पकड़ना होगा कि ये स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथीज है। तो स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथीज नहीं, पर उनके फॉर्म है, तो इट इज़ ड्यू टू मेनली प्रायन। तो इसको हम कहते हैं मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज, यहाँ पर जो काउज होते हैं ये पागल हो जाते हैं, ये सलाइवेशन करते हैं, यानी कि कुछ देर के बाद मेनली ये जो अपने टंग है इसको बाहर रखते हैं, उससे सलाइवा सिक्रेशंस होते हैं, वो शॉक में चले जाते हैं, वो पागल की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि वो सर हिलाते हैं जैसे तैसे भी, या फिर वो उनका जो मसल्स हैं वो खिंच जाते हैं,
वो कुछ अलग बिहेव करते हैं, राइट। वो उनका दिमाग उनकी सही जगह पर नहीं होती, पागल हो जाना पूरा। तो दिस इज मैड काउ डिजीज। और ह्यूमंस में ये दिखाया गया है जो है क्रूड्सफेल्ट जेकब डिजीज, CJD। इसमें भी सेम ही होता है, पर इसमें क्या होता है, जो एपिलेप्सी हम देखते हैं तो उसके ही तरह कुछ सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, यानी कि सब कुछ भूल जाना। इसमें मेनली क्या होता है, जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम देखें तो ब्रेन अगर होगा ये, तो ब्रेन का साइज डिक्रीज होता जाएगा। तो इसमें ब्रेन का साइज, ब्रेन सिकुड़ जाता है, राइट। तो उसी वजह से डिमेंशिया होता है, सब भूलने लगते हैं, शॉक में चले जाते हैं, जैसे काउज में होता है वैसे ही कुछ मसल खिंच जाते हैं। और भी पागल की तरह बिहेवियर भी उसमें इंक्लूडेड है, पर काउज की तरह नहीं, थोड़े क्या कहते हैं, ह्यूमंस में एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाता है, या फिर जो पोस्चर है वो एक ही जगह रह जाते हैं। तो मेनली ये सब होता है। सो ऐसे हमारा कंप्लीट हो चुका है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर द सेशन। और अगर आपको ये पूरा PDF के फॉर्म में चाहिए, सो यू हैव टू चेक आउट Studyfy Success app, install it please, and go check it out. That would be helpful for you. And there are some courses you can book, some free trials also, to see how we are going to teach you. Best of luck.